ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या ऑटोसोमल रिसेसिव और डोमिनेंट डिसऑर्डर के बारे में। तो एक बार फटाफट आप उसको रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोगों ने सेक्स लिंक डिसऑर्डर पढ़े थे उनकी हमने क्या डिस्कस किए थे क्वेश्चन, वैसे ही हम लोग ऑटोसोमल डिसऑर्डर के क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अ वुमन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। तो अगर ये सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रही है तो इसका मतलब ये कैसी है, ये होगी इस तरह की। हालांकि इस तरह के जो लोग होते हैं वो मर जाते हैं, बट एग्जामिनर आपको ऐसा बोल रहा है कि ये सर्वाइव कर रहा है। ठीक है, तो ये सफरिंग फ्रॉम क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया। फिर ये बोल रहा है कि मैरी विद अ कैरियर मैन। तो कैरियर कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस। अभी पूछ रहे हैं कि अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का परसेंटेज क्या होगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि यहां से गैमेट्स क्या आएगा, ए आएगा, यहां से गैमेट्स क्या आएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा। तो यहाँ पे दो तरह के बनेंगे। अब इनमें अफेक्टेड कौन होगा, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये अफेक्टेड होगा 1 आउट ऑफ 2, या फिर आप बोल सकते हो कितना 50%। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि नॉर्मल कपल, ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि कपल कैसे है, नॉर्मल है। तो देखो ये क्या नॉर्मल हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब इसमें आंसर या तो बी होगा या फिर इसमें आंसर क्या होगा, डी होगा। नॉर्मल कपल हैड एससीए चाइल्ड, मतलब इनका बच्चा कैसा था, एससीए चाइल्ड था। तो वो तो तभी पॉसिबल हो सकता है कि जब दोनों नॉर्मल हो बट दोनों हेट्रोजाइगस हो, दोनों हेट्रोजाइगस हो और दोनों नॉर्मल हो, तो ये ऐसा कंडीशन हो सकता है। तो फिर इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2। आगे आप चाहो तो वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नॉर्मल कपल हैड एससीए चाइल्ड। तो अगेन दे रखा है कि कपल कैसा है, नॉर्मल है। तो और इनका बच्चा कैसा है, इनका बच्चा एससीए चाइल्ड है। The probability that the second child was suffering from sickle cell anemia। तो देखो जब सेकेंड टाइम यहाँ पे प्रेगनेंसी कंसीव होगी तो अगेन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, यहाँ से गैमेट्स आएगा कैपिटल ए, यहाँ से स्मॉल ए, यहाँ से गैमेट्स आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इसमें से अफेक्टेड कौन होगा, अफेक्टेड होगा 10-1। तो यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी कितनी बोलेंगे, 1/4, या फिर हम लोग बोलेंगे कितना, 25%। समझ आ गया। अगर देखो आपको सेकेंड बच्चा बोले तो प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी 1/4। थर्ड बच्चा बोले तो बेटा थर्ड टाइम भी प्रोबेबिलिटी तो यही बनेगी ना, और पैदा तो उनमें से एक ही होगा ना, ये चारों थोड़ी ना पैदा हो जाते। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी अगेन क्या रहेगी, सेम। फोर्थ बच्चा बोले तो अगेन कॉम्बिनेशन यही बनेंगे, इनमें से कोई एक पैदा होगा, तो इसके पैदा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। फोर्थ बच्चा, फिफ्थ बच्चा, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसा अगर बोला जाए तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ नॉर्मल कपल। तो अगेन कपल कैसा है, अगेन कपल कैसा है, नॉर्मल है। ठीक है, और उनका बच्चा कैसा है, एससीए। इसका मतलब ये एससीए वाला बच्चा ये कहना चाहता है कि इनके पेरेंट्स कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है। अब ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 3 चिल्ड्रन आर सफरिंग फ्रॉम एससीए विल बी। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मान लो कि सेकेंड टाइम बच्चा अगर पैदा होगा तो अगेन कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। तो इनमें से पैदा कौन होगा, इसमें से तो पैदा ये वाला होगा ना, एंड इसके कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया 1/4। पर ये एक बच्चे की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, तो बताओ 3 बच्चों की, उसके अगले बच्चे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। उसके अगले बच्चे की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/4। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/64। मतलब इनके आगे 3 जो बच्चे हो रहे हैं, तीनों की तीनों सिकल सेल एनीमिया हो, तो उनमें ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो देखो अगर आपको ऐसा बोला जाए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो प्रोबेबिलिटी सेम रहती है। बट आपको पूछा जाए कि 1, 2, 3, तो आप प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे बेटा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे,
सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दे रखा है, बाकी हमको वैसे भी पता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है, एक ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। बट ये कह रहा है कि पॉपुलेशन में ये सिर्फ 10% को ही अफेक्टेड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि इस जीन के होने पर पर्सन अफेक्टेड होगा ही होगा। तो इनके अफेक्ट करने की पावर कितनी है, 10%। ठीक है, 90% केस में इस जीन के होने के बावजूद भी वो उस ह्यूमन को अफेक्ट नहीं कर रही है। अब इसका कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कपल, तो कपल कैसा है, हेट्रोजाइगस है, तो ऐसा लिख दे, विल प्रोड्यूस अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो अगेन इसमें कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, तो यहां से कॉम्बिनेशन बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो अब ये पूछ रहा है कि अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग इन व्हाट परसेंटेज, इसमें से अफेक्टेड कौन सा वाला है, ये अफेक्टेड है, पर इसके तो अफेक्टेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जस्ट 1/4। पर मैंने आपको अभी जस्ट बोला था कि इस जीन अगर प्रेजेंट होगी तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि इसको ये अफेक्ट करेगा ही करेगा, ये सिर्फ कितना अफेक्ट करेगा, 10%। तो आप एक काम कीजिए, 1/4 को 10% से मल्टीप्लाई करना ना भूलें। ठीक है, तो मैं अगर परसेंटेज हटाऊं तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 0 से 0 गया तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/40, 1/40, या फिर मैं अगर सिंपली बोलूं तो ये आ जाएगा कितना, 2.5%। मतलब ये 2 होगा, ये 5 होगा, मैं इसको काट दो ना तो कितना है, 2.5% आएगा। हालांकि आना तो कितना चाहिए था, 1/4 आना चाहिए था, 25% आना चाहिए, बट 25% आके वो 2.5 आ रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि कोई कंपलसरी नहीं है कि जीन इसको पूरी तरीके से अफेक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन मैंने एक और दे रखा है, ये वाला। ठीक है, तो मुझे चाहिए होगा स्पेस, तो आप लोग याद से यहां तक नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये मैं सारा रब करने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हीमोलाइटिक एनीमिया, ये एनीमिया लिखा हुआ है, तो हीमोलाइटिक एनीमिया इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो एग्जामिनर ने आपको खुद ही लिख के दे रखा है कि ये ऑटोसोमल क्या है, डोमिनेंट डिसऑर्डर है, तो डोमिनेंट जीन, बट अफेक्ट ओनली 20% पॉपुलेशन। ठीक है, ये सिर्फ कितना अफेक्ट करेगा, ओनली 20%। अब दे रखा है कि हेट्रोजाइगस मैन, हेट्रोजाइगस मैन क्या होता है, तो ये वाला होगा, मैरी विद अ नॉर्मल वुमन की जगह, चलो आप इसको नॉर्मली लिख देना। ठीक है, तो नॉर्मल वुमन से मैरी करता है। पर एक चीज मुझे बताओ, जब डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, अब ध्यान रखना क्वेश्चन यहाँ पे, जब जीन डोमिनेंट है तो उस केस में नॉर्मल कौन होता है, ये नॉर्मल होगा। क्यों, क्योंकि जीन कैसा है, डोमिनेंट है। जीन कैसा है, अफेक्ट करने वाला जीन डोमिनेंट है, तो इस केस में नॉर्मल कौन होगा, ये नॉर्मल होगा। ये क्लियर हो गया। आप सोचो कि इनके व्हाट परसेंटेज वुड बी अफेक्टेड, तो अब इनका जब बच्चे पैदा होंगे तो इसमें ये गैमेट्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा और यहां से क्या आएगा। अब इस केस में अफेक्टेड कौन होगा, तो इसमें अफेक्टेड कौन होगा, ये वाला, बिकॉज जीन कैसी है, डोमिनेंट है। तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, आना तो चाहिए 1/2%, मतलब 1/2, 50% आना चाहिए, बट हम बोल रहे हैं कि ये जीन कितना परसेंट अफेक्ट कर रही है, ओनली 20% अफेक्ट कर रही है। तो 1/2 का 20% कितना हो गया, तो सिंपली 2 से 2 कट हो गया, तो ये आ जाएगा कितना, 10%। तो जहां पे आंसर 50% आना चाहिए था, उसकी जगह ये कितना आएगा, 10%, क्योंकि ये जीन अफेक्ट ही कितना करती है, सिर्फ 20% ही एक इंडिविजुअल को क्या करेगा, ये अफेक्ट कर दे। तो ये क्लियर हो गया। तो इसके बाद में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, और इसके बाद में आपको मैं चैप्टर पूरा रिवर्स लेके जा रही हूँ, बैक जा रहे हैं हम लोग, है ना। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पेडिग्री के बारे में। अभी पेडिग्री क्या है, तो इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, देखना कैसे। देखो, इस चैप्टर के अंदर पेडिग्री एक ऐसा टॉपिक है ना जो बच्चों को बहुत ज्यादा टफ लगता है,
बट मैं उसको एक सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी आपको, है ना। चलो, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अब क्या, पेडिग्री के बारे में। ये पेडिग्री कुत्ते को देने वाली नहीं है। जैसे आजकल ये मीम बहुत फेमस हो रहा है ना, साडा कुत्ता कुत्ता। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पे पेडिग्री के बारे में। तो पेडिग्री बेसिकली आपको क्या बताता है, एक फैमिली के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है। कैसे, जैसे मान लो कि कपल है, उनका एक बच्चा पैदा हुआ और उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब हमें पता नहीं कि जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है, ये ऑटोसोमल है या एक्स लिंक है या वाई लिंक है। बट उसमें देखा गया कि उस बच्चे की जो नानाजी जो थे, उनके अंदर भी वो सेम डिसऑर्डर देखा गया, और इवन वो सेम डिसऑर्डर उसके मामा जी में भी देखा गया। तो इसका मतलब जरूर ये डिजीज कहीं ना कहीं कैसी है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो अब अगर मान लो कि ये बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद इसकी शादी होती है, तो इसके बाद में क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि इसके अंदर इसके बच्चे कितने अफेक्टेड होंगे, और अफेक्टेड में कौन होगा, इसकी डॉटर अफेक्टेड होगी या इसकी सन अफेक्टेड होंगी। तो अगर मान लो इसके सन अफेक्टेड होते हैं, तो उस केस में फिर इनको मना किया जाता है कि अगर मान लो इनके सन पैदा होता भी है तो आप प्लीज उसको अबॉर्ट कर दें, क्योंकि उसका जेनेटिक डिसऑर्डर होगा ही होगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं क्या, जेनेटिक डिसऑर्डर को प्रोबेबिलिटी। हम लोग एग्जैक्टली एक्यूरेटली नहीं बता सकते। हाँ, अगर पेडिग्री बहुत बड़ी है बेटा, जिसके अंदर मान लो कि नाना जी, मामा जी, दादाजी के अंदर, फिर उसके बाद में बुआ, इधर बहुत बड़ी फैमिली है और उसके अंदर वहां पे जेनेटिक डिसऑर्डर काफी लोगों के अंदर है, तो फिर हम लोग काफी एक्यूरेटली बता सकते हैं। ठीक है, तो पेडिग्री जितनी बड़ी होगी उतना आसान होता है ये फाइंड आउट करना कि मतलब उसमें डिजीज कितनी होगी। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पेडिग्री से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर। आप लोग कभी एम्स जाओगे, ठीक है, तो उसमें उनका जो प्रिस्क्रिप्शन वाला जो आता है ना, तो यहाँ पे तो लिखा आता है एम्स, जहां पे बेटा पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं ना, तो देखना वहां पे कॉलम बना होता है हमेशा इधर, और ये वाला इधर वाला जो कॉलम होता है, इनको ये कंपलसरी होता है यहाँ पे पेडिग्री बनाने का। जैसे मुझे याद है बेटा कि मेरी सिस्टर की बेबी हुआ था ना, तो उसको हार्ट प्रॉब्लम था। तो हम लोग जब उसको लेके गए थे वहां पे, तो उसका भी पेडिग्री बनाया गया था। तो नाउ देखो, इसमें देखो कुछ आपको सिंबल यूज करने होंगे। अभी सिंबल क्या है कि ये बॉक्स जब होता है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे मेल को। अगर मैं सर्कल बनाऊं तो ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे फीमेल को। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये मेल है और ये फीमेल है, और इनके बीच में हमने एक बना दी हॉरिजेंटल लाइन, तो इसका मतलब ऑब्वियसली ये इनके बीच में मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मतलब शादी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ऐसा होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्टाजिनियस मैरिज। एंड कॉन्टाजिनियस मैरिज मतलब जो कजन्स के बीच में होती है, लाइक जो मॉमडन्स वगैरह में होती है, मतलब जो क्लोज रिलेटिव के बीच में जो मैरिज होती है, तो ये हो जाएगा क्या, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, तो इसको बोलते हैं कॉन्टाजिनियस मैरिज। और अगर ऐसा कुछ साइन लिखा होता है तो इसका मतलब होता है एबॉर्शन। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एबॉर्शन हो जाएगा। और अगर इसके अंदर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसमें जेंडर डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पे ये मेल है या फीमेल वो नहीं पता, तो जेंडर नॉट डिफाइंड। और अगर मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है ये और ये, तो इन दोनों की शादी तो हो गई, बट इनके बाद इनके बच्चे होंगे, तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है इनके बच्चों को। तो यहाँ पे देखो, ये मान लो इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पहला बच्चा कौन था, लड़की, बाद में कौन पैदा हुआ, लड़का, इसके बाद कौन पैदा हुआ, लड़की पैदा हुई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सारे सिंबल यूज कर दे। तो इसमें मैं आपको एक काम कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको एक ही सिंगल पेडिग्री पढ़ाऊंगी, बाकी आप लोग गूगल करके
खूब सारी पेडिग्री बनाना, उसकी प्रैक्टिस करना। देखो पेडिग्री आपसे सॉल्व क्यों नहीं होती, उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हम लोग पेडिग्री को कभी डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और पेडिग्री कभी भी डायरेक्टली सॉल्व होती ही नहीं है। देखो अब हमारे पास डिजीज क्या हो सकती है, तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास डिजीज या तो ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, या फिर हमारे पास जो डिजीज होगी वो ऑटोसोमल क्या होगा, रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। क्या होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। या फिर हमारे पास डिजीज होगी सेक्स लिंक, और सेक्स लिंक में होगा पहला क्या, एक्स लिंक। बट ये एक्स लिंक भी क्या हो सकता है, डोमिनेंट हो सकता है। या फिर हम बोलेंगे कि ये एक्स लिंक क्या हो सकता है, ये हो सकता है यहाँ पे रिसेसिव। या फिर ये डिजीज हो सकती है वाई लिंक्ड, बट वाई लिंक के अंदर चाहे डोमिनेंट हो या फिर रिसेसिव हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। क्योंकि बेटा उसमें एक ही तो वाई है, अब वो वाई चाहे जीन खराब होगा तो वो अफेक्ट करेगा ही करेगा उसको। ठीक है, चलो तो अब मैं एक काम करती हूँ, इसमें मैं आपको एक पेडिग्री का डायग्राम बनाऊंगी। चलो मैं पेडिग्री बना देती हूँ पहले। चलो देखो, तो ये मैंने आपको एक पेडिग्री बना दिया है। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि पेडिग्री जो है इसके अंदर ये डिजीज कौन सी होगी। तो ऑफकोर्स देखो वाई लिंक तो बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि वाई लिंक के अंदर कभी भी डॉटर अफेक्टेड नहीं हो सकती है। तो अगर पेडिग्री के अंदर सारे अगर मेल अफेक्टेड है, ओनली मेल अफेक्टेड है, तो वो पेडिग्री जो है वो क्या होगी, या तो वाई लिंक होगी। और उसमें भी ध्यान रखना कि पापा अगर अफेक्टेड है तो उनका कोई भी लड़का नॉर्मल हो ही नहीं सकता है। कॉमन सेंस सोचो, अगर वाई लिंक है तो ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि सारे लड़के नॉर्मल है तो उनके पापा कभी अफेक्टेड नहीं हो सकते। तो आप एक काम करना, वाई लिंक पेडिग्री को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। वो आप ना गूगल से एक बार सर्च कर लेना कि एग्जाम्पल ऑफ वाई लिंक पेडिग्री, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा, तो अब हमारे पास ऑप्शन बचेंगे ये 4 कि पेडिग्री जरूर इनमें से कुछ और डिजीज हो सकती है। लेट्स सी, सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं कि जीन कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखो यहाँ क्वेश्चन गलत होने की बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है, तो उसके लिए मैं आपको एक प्लीज चीज बोल देती हूँ कि आप साथ का साथ बोलते रहिए कि डिजीज कौन सी है। मैं क्या बोल रही हूँ, जीन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। तो इस केस में नॉर्मल कौन होगा, स्मॉल ए नॉर्मल होगा। स्मॉल ए क्या होगा, नॉर्मल होगा, बिकॉज जीन कैसी है, डोमिनेंट है। ठीक है, अब इस केस में मुझे बताओ कि ये बच्चा कैसा है, अफेक्टेड होगा, पर इसमें इनके जो पापा है वो ऑलवेज गिफ्ट करेंगे इसको स्मॉल ए, तो इसका मतलब ये कैसा है, हेट्रोजाइगस हो गया। बिना जीनोटाइप लिखे आप पेडिग्री सॉल्व ही नहीं कर सकते बेटा। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये मम्मी कैसी होगी, अब ये मम्मी अफेक्टेड है क्योंकि जीन कैसी है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट के केस में ये होमोजाइगस भी हो सकता है और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, बट ज्यादा क्या होगा, ऑफ कोर्स इनका ये जो बच्चा है और ये बच्चा है, ये क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये हेट्रोजाइगस होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये कैसा है, यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए होगा। अब इनका बच्चा ये कैसा होगा, तो ऑफ कोर्स ये कैपिटल ए कैसा होगा, स्मॉल ए होगा, क्योंकि इसके फादर जो है वो हमेशा इसको गिफ्ट करेंगे स्मॉल ए, और मम्मी से क्या आ गया, यहां से आ गया कैपिटल ए। अब इसकी ये होती है शादी किसी लड़के से। देखो यहाँ पे ये लाइन यहाँ नहीं आ रही है, इसका मतलब ये वाला इनका बच्चा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है जिसका हमें पता नहीं हिस्ट्री। तो इसके साथ इसकी शादी होती है, तो ये वाला कैसा है, नॉर्मल है, तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। अब ये वाला क्या होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब बच्चे क्या करते हैं, उनको आंसर मिल गया कि ये डिजीज क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। ऑटोसोमल कैसा है, डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा, तो डोमिनेंट डिसऑर्डर होगा। तो अब बच्चे वहीं पे रुक जाते हैं, नहीं बेटा इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं, क्योंकि हम कोई श्योर नहीं कह रहे हैं, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है। तो अब हमें बाकी सारे कॉम्बिनेशन भी चेक करनी होंगी। अब सेकंड लेके चलते हैं कि जीन कैसा है, सेकंड मानते हैं कि जीन कैसे है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। जीन कैसा है, ऑटोसोमल रिसेसिव जीन है। तो रिसेसिव जीन के केस में मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, साथ का साथ बोलते रहना कि जीन कैसी है, रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव।
एंड ऑटोसोमल रिसेसिव के केस में अफेक्टेड कौन होता है? तो स्मॉल ए क्या होगा? अफेक्टेड होता है, बिकॉज जीन कैसी है? ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो ये अफेक्टेड हो गया। तो अब नॉर्मल कौन होगा? तो ये नॉर्मल कैसा हो जाएगा? कैपिटल ए हो सकता है या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए हो सकता है, क्योंकि जीन कैसी है? ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो रिसेसिव के केस में ये नॉर्मल होगा। बट इसमें ध्यान रखना कि कभी होमोजाइगस नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका बच्चा ये कैसे हो गया? फिर पॉइंट समझ आ रहा है? तो यहां से स्मॉल ए आएगा, यहां से स्मॉल ए आएगा। अच्छा, इनका बच्चा ये कैसा होगा? ऑफकोर्स ये हेट्रोजाइगस होगा, क्योंकि इधर से हमेशा क्या आएगा? स्मॉल ए आएगा। और अगर ये नॉर्मल है तो इसका मतलब इधर से क्या आएगा? कैपिटल ए, बिकॉज जीन कैसी है? रिसेसिव है, तो ये नॉर्मल होंगे। अब इसकी शादी इससे होती है, तो ये वाला पर्सन जो है हमको नहीं पता कि ये ऐसा होगा या ऐसा होगा, है ना? जीन कैसी है? ऑटोसोमल रिसेसिव है, तो इस केस में नॉर्मल तो ये होता है ना, बट इनका बच्चा ये बता रहा है कि ये पापा जी कैसे होंगे? ये पापा जी इसके हेट्रोजाइगस होंगे। ठीक है, तो अब ये फाइनली क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा। तो इसका मतलब ये डिसऑर्डर कैसा होगा? ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी है। समझ आ गया? बट आगे भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नीट एग्जाम के अंदर बेटा मोर देन वन ऑप्शन भी आते हैं। और टेंशन मत लो, ये तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए बता रही हूँ, बाकी इतनी कभी बड़ी पेडिग्री वहां पे नहीं आती है। वहां पे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे आते हैं, बताऊंगी कैसे। तो जब प्रैक्टिस करो तो प्लीज आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसकी। अब थर्ड कंडीशन हम लोग लेते हैं, कौन सा? एक्स लिंक डोमिनेंट। तो एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक डोमिनेंट। तो डोमिनेंट के केस में नॉर्मल कौन होगा? ये एक्स वाई है, ये हमेशा एक्स एक्स होगी। यहाँ पे जीन डोमिनेंट है, 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 जीन डोमिनेंट है। तो ये तो चलो हमने नॉर्मल का लिख दिया। अब अफेक्टेड का क्या लिखेंगे? तो ये जीन कैसा है? डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट जीन के अंदर ये होमोजाइगस भी हो सकता है और अकेली जीन भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती है, बिकॉज जीन डोमिनेंट है ना? तो इस केस में या तो ये होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा, पर हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर ये होमोजाइगस हुआ तो कभी भी इनका कोई भी बच्चा जो है नॉर्मल नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑलवेज यहां से एक एक्स आएगा ही आएगा, और जीन डोमिनेंट है तो वो एक्सप्रेस होगा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो फीमेल होगी वो एक्स लिंक के लिए क्या होगी? रिसेसिव हो गई। तो अब यहाँ पे क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स वाई। तो इसका मतलब ये खराब वाला एक्स इसने इस सन को गिफ्ट किया है। इस वाली डॉटर के अंदर ये वाला एक्स आया है और यहाँ से पापा से नॉर्मल एक्स आया है। ये जब लड़का पैदा हुआ तो इसमें नॉर्मल वाला एक्स आया है और पापा से वाई क्रोमोसोम आ गया। बट इस फीमेल के अंदर क्या होगा? ये कभी होमोजाइगस नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि पापा से हमेशा एक नॉर्मल एक्स आएगा, बट मम्मी से कैसा आ गया? अफेक्टेड एक्स आ गया, और जीन डोमिनेंट है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गए? अफेक्टेड होगी। अब इसकी शादी इससे होती है, तो अब क्या होगा इसके अंदर? ऑब्वियसली हो सकता है बेटा कि ये वाला एक्स जो है वो यहाँ पे आ गया और यहाँ से वाई आ गया, तो ये सन क्या होगा? अफेक्टेड होगा। और ये भी हो सकता है कि पापा से ये वाला एक्स आ गया बट मम्मी से अफेक्टेड वाला एक्स आ गया। तो देखो यहाँ पे थर्ड आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आंसर क्वेश्चन ऐसा ही लिया है कुछ। तो ये एक्स लिंक क्या हो सकता है बेटा? ये एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर भी हो सकता है। बट लास्ट एक और चेक कर लेते हैं कि एक्स लिंक रिसेसिव होगा या नहीं होगा। एक्स लिंक रिसेसिव होगा या नहीं होगा। अब आपको फोर्थ ऑप्शन और भी देख सकता है एग्जामिनर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर। आप देखो एग्जाम के अंदर क्या होता है ना, वो तुमसे इतनी बड़ी पेडिग्री नहीं देंगे, वहां पे क्वेश्चन ऐसा ही देंगे कि जो विद इन 130 सेकेंड से आपसे सॉल्व हो जाए, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। वहां भी वो आपको ऐसा देख के रखेगा कि मान लो कि यहाँ पे इस पेडिग्री के अंदर ये वाला जो डिसऑर्डर है, वहां पे एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा? एक्स लिंक डोमिनेंट डिसऑर्डर दिखाई दे रहा है। तो बताओ, ये होता है फर्स्ट जनरेशन, ये होता है सेकेंड जनरेशन, और ये वाला होता है थर्ड जनरेशन। तो देखना, ये वाली फर्स्ट जनरेशन है तो इसको आप बोलोगे 1, इसको आप बोलोगे 2।
ये सेकंड जनरेशन के अंदर क्या है, 1 2 3 4 एंड 5, ये इसको लिखने का तरीका होता है। और ये थर्ड जनरेशन के अंदर क्या होगा, 1 2 3 एंड इसको बोलते हैं 4। समझ आ गया? तो आगे लिखते जाओ कंटिन्यूसली। अब वो आपको एग्जामिनर ऐसे पूछेगा कि बताओ अगर यहाँ पे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर है पेडिग्री के अंदर, तो फिर मुझे बताइए कि आप यहाँ पे 2 3 का जीनोटाइप क्या होगा, ठीक है, और वो ऐसा लिखेगा 3 4 का जीनोटाइप क्या होगा। आपको क्वेश्चन ऐसा दे सकता है। तो कॉमन सेंस की बात है कि 3 2 का क्या होगा, तो जो अभी हमने लिखा था ना, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, जो मैंने रब कर दिया था। तो आप समझ गए किस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। हाँ, और ये भी हो सकता है बेटा कि आपको पेडिग्री फाइंड आउट करने के लिए भी बोले कि बताओ इनमें से कौन सा पेडिग्री हो सकता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, अभी आपको आइडिया नहीं लगेगा, बट जितना आप पेडिग्री की प्रैक्टिस करोगे ना, मैं पेडिग्री अब इतना प्रैक्टिस हो चुका है बेटा कि देख के बता सकती हूँ कि पेडिग्री में क्या होगा, डिसऑर्डर क्या होगा। तो आपको इस लेवल की पेडिग्री सॉल्व करनी ही होगी। कम से कम आप गूगल करो, खूब सारी आपको पेडिग्री मिलेगी, 4-5 तो आपको प्रैक्टिस करनी ही है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो लास्ट कंडीशन लेके चलते हैं कि ये एक्स लिंक रिसेसिव है या नहीं है। तो जीन कैसा है, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव, एक्स लिंक रिसेसिव। रिसेसिव के केस में ये फीमेल कैसी होगी, अफेक्टेड होगी, बिकॉज जीन कैसी है, रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव, 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 ठीक है। तो अब ये वाला मेल जो है वो कभी भी अफेक्टेड नहीं होगा। नॉर्मल कब होगा, जब इसका एक्स नॉर्मल होगा। अब ये वाली डॉटर कैसे पैदा होगी, चलो मान लेते हैं कि यहाँ से तो हमेशा एक्स डॉट ही आएगा, बट पापा से इसका नॉर्मल एक्स आ गया। ये तो कैरियर तो होगी, बट कैरियर भी क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, है ना, बिकॉज रिसेसिव जीन कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ये वाला कैसा होगा, यहां से मम्मी से कभी भी एक नॉर्मल एक्स कैसे आ गया, यहां लग गया क्वेश्चन मार्क। मम्मी अगर मान लीजिए कि एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है और मदर अगर अफेक्टेड है, तो उसका कोई भी सन कभी नॉर्मल हो ही नहीं सकता बेटा, उसके ऑल सन अफेक्टेड होंगे, क्योंकि मम्मी हमेशा एक खराब एक्स से ही सन को गिफ्ट करेगी। तो मतलब ये नहीं हो सकता बेटा। आगे देखो, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। कैसे, ये डॉटर कब अफेक्टेड होगी, जब इसके पास दोनों एक्स खराब आएंगे। चलो एक तो एक्स मम्मी से खराब आ गया, पर पापा तो नॉर्मल है, तो इसका मतलब रिसेसिव एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर के केस में डॉटर तब अफेक्टेड होगी जब इसके फादर अफेक्टेड होंगे ही होंगे, वरना ये दो खराब एक्स कैसे आ गए बेटा। तो ये हो गया। चलो इसका देखते हैं हम लोग। तो इसको मैं लिख देती हूँ, नॉर्मल है ना, तो ये एक्स एक्स हो गया, ये एक्स वाई हो गया, और ये एक्स एक्स भी हो सकता है, और चलो एक्स ये भी हो सकता है। और मदर से कैसा आ रहा है, मान लो कि एक्स डॉट आ रहा है, तो मतलब ऑब्वियसली ये कैसी होगी, ये वाली कैरियर होगी। और पापा से मान लो नॉर्मल एक्स आ रहा है, पर अगेन बेटा एक प्रॉब्लम फिर हो गई, क्या कि यहाँ पे अगर मम्मी अगर ऐसी है तो फिर इनका लड़का नॉर्मल कैसे हो गया। मम्मी अगर होमोजाइगस है तो इनका लड़का कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता है, फिर लग गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। फिर उसके बाद में इसको देखना, तो इसके अंदर चलो ये तो पॉसिबल हो सकता है, ये भी पॉसिबल हो सकता है, पर ये फिर पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि लड़की के पास दो एक्स कैसे आ गए, वो भी खराब, जब पापा नॉर्मल है। तो इसका मतलब ध्यान रखना, ये एग्जामिनर आपसे सबसे टफ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इस पेडिग्री के अंदर ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर तो नहीं हो सकता है। ये तीनों आपको मिलेंगे, बताओ इसके अंदर कौन है जो आपको ये बता रहा है कि ये एक्स लिंक रिसेसिव नहीं हो सकता है। तो आप लोग बोलोगे 2 3, 2 3, फिर 2 4, 2 4, और कौन हो जाएगा यहाँ पे 3 1, 3 1, और कौन था 3 4, और हो जाएगा 3 4।
बेटा ये लोग आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता है। पॉइंट समझ आ गया? तो ये सबसे टफेस्ट लेवल था इसका सॉल्व करने का। तो अब आप एक काम करो, इसको बढ़िया गूगल करो, बढ़िया से सॉल्व करते जाओ। अच्छा हाँ, ये चीजें बताना भूल गई, जब इसके अंदर हम शेड्स बनाते हैं ना तो इसका मतलब भी अफेक्टेड होता है। जब ये शेड्स बनाते हैं तो क्या होता है? अफेक्टेड होता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा आता है, तो इसका मतलब वो कैसा है? इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस है। ऐसा बहुत रेयर लिखा आता है, बट फिर भी ध्यान रखना कि ये कैसा है? हेट्रोजाइगस है। ठीक है, चलो अब कोई दिक्कत नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, इस पेडिग्री को एक बार वापस देख लो, फिर वीडियो को पॉज करो और फटाफट गूगल करके कम से कम 4-5 पेडिग्री आप क्वेश्चन जो है कॉपी के अंदर नोट डाउन करो और उसको इस तरीके से सॉल्व करते जाओ। क्योंकि 4-5 पेडिग्री आपने सॉल्व कर ली, थोड़ी बड़ी पेडिग्री लेना, इससे भी बड़ी। ठीक है, तो बड़ी पेडिग्री जब लोगे ना तो 4-5 पेडिग्री सॉल्व करने के बाद आपको खुद एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एक्चुअली पेडिग्री के अंदर कौन सी डिजीज होती है। ये आप लोग मतलब काफी हद तक आइडेंटिफाई कर लोगे, फिर आपको एग्जाम के अंदर टाइम नहीं लगेगा बेटा सॉल्व करने में। ठीक है, चलो तो ये हमारा पेडिग्री वाला पार्ट हो गया कंप्लीट। अब आप लोग ये काम करना, जो एनसीईआरटी के अंदर जो पेडिग्री दी हुई है ना, 2 पेडिग्री दी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, तो वो भी आप लोग सॉल्व करोगे। क्लियर? जिसके अंदर एक दिया हुआ है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला पेडिग्री कैसा होता है? ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, ऐसा हमने पढ़ा था। ये क्लियर हो गया? तो ये मेरा पेडिग्री वाला पार्ट हो गया यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद में ये चैप्टर का हाफ पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बिल्कुल शुरू से शुरू कर दें, एंड शुरू से शुरू मतलब अब हम मेंडल के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो एक मिनट, हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे अभी? बिल्कुल हमने शुरू किया था म्यूटेशन से, राइट? तो म्यूटेशन के अंदर एक हम लोगों ने क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ा था और एक हम लोगों ने जीन म्यूटेशन पढ़ा था, और फिर उनके रेस्पेक्टिव जितने भी डिसऑर्डर जो थे वो हमने सॉल्व ना क्या किए थे, डिस्कस किए थे। और फिर इनको जेनेटिक डिसऑर्डर को फाइंड आउट करने के लिए हमने पढ़ा था पेडिग्री के बारे में। बट उसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं म्यूटाजेंस के बारे में। तो म्यूटेशन कौन इंड्यूस करता है? तो दिस इज म्यूटाजेंस, है ना? तो ये क्या होते हैं? म्यूटेशन कॉजिंग एजेंट। अब ये एजेंट क्या हो सकते हैं? तो ये एजेंट जो है फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। पर सबसे पहले इन म्यूटाजेंस के बारे में मतलब किसने बताया था कि हम लोग मतलब रेडिएशन को यूज करके म्यूटेशन कर सकते हैं? तो ये साइंटिस्ट जो है ये बताया था किसने? मुलर ने। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलते हैं मुलर को फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी, फादर ऑफ एक्टिनोलॉजी। फादर ऑफ क्या हो जाएगा ये? एक्टिनोलॉजी। इन्होंने सबसे पहली बार यहाँ पे एक्सरे को यूज किया था म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए। म्यूटेशन को इंड्यूस किया था वो भी कहां पे? इन फ्रूट फ्लाई, या फिर हम बोलेंगे ड्रोसोफिला। कहां पे? फ्रूट फ्लाई के अंदर। अब फ्रूट फ्लाई के अंदर आपने पढ़ा था ना कि हम पढ़ेंगे आगे, एक मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो वहां पे हम देखेंगे फ्रूट फ्लाई जो होती है ना उसके एक आइज का कलर रेड होता है और एक व्हाइट होता है। तो व्हाइट एक रिसेसिव कैरेक्टर है एंड रेड होना एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, लाइक। तो सबसे पहले एक्सरे को यूज करके म्यूटेशन किसने करवाया था? मुलर ने। तो ये मुलर ने जानबूझ के करवाया था, तो इसलिए इसको बोला जाता है इंड्यूस म्यूटेशन। क्या बोलेंगे? इंड्यूस म्यूटेशन। और अगर प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर अगर अपने आप म्यूटेशन हो जाता है, एक्सरे आ रही है, यूवी लाइट आ रही है और उसकी वजह से अगर म्यूटेशन होता है तो उसको बोला जाएगा स्पॉन्टेनियस। क्या बोलेंगे उसको? स्पॉन्टेनियस। और एक्टिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन। ये कॉपी के टॉप पे लिख लो, स्टडी ऑफ हाई एनर्जी रेडिएशन क्या होता है? एक्टिनोलॉजी। तो इन हाई एनर्जी रेडिएशन को यूज किया था किसने? मुलर ने। अब मैं आपको बोल रही थी कि ये वाले जो म्यूटाजेंस होते हैं वो कैसे हो सकते हैं? ये म्यूटाजेंस फिजिकल हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। दूसरा, ये कैसे हो सकते हैं? केमिकल हो सकते हैं। और तीसरा, ये हो सकते हैं क्या? बायोलॉजिकल। एंड बायोलॉजिकल आई थिंक मुझे पढ़ाने की जरूरत है नहीं। तो जितने भी कैंसर कॉज करने वाले, कैंसर कॉजिंग
जो वायरस हमने पढ़े थे वो सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएंगे। मैं इसमें बात कर रही हूँ यहाँ पे ऑन्को वायरस के बारे में। और ऑन्को वायरस के अंदर हमने पढ़ा था कौन सा, एक कभी पढ़ा था कैपोसी सार्कोमा। जो कैपोसी सार्कोमा मतलब HIV का लास्ट स्टेज है ना, तो उसमें इवन HIV खुद भी क्या करता है, कैंसर करता है बेटा, बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाके HIV भी कैंसर करता है। और इसके अलावा हम पढ़ते राउस सार्कोमा, क्या पढ़ते थे, राउस सार्कोमा वायरस, राउस सार्कोमा जो हमने पढ़ा था टैमिन और बाल्टीमोर के अंदर, जहां पे हम लोगों ने यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन सेंट्रल डॉग्मा के बारे में डिस्कस किया था। तो ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो ये सारे क्या होते हैं, बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस होते हैं, क्योंकि म्यूटाजेन से फाइनली हो सकता है कैंसर। कोई कंपलसरी नहीं है कि कैंसर होगा ही होगा, हो सकता है कैंसर। ठीक है, चलो तो ये बायोलॉजी वाला खत्म हो गया। अब आ जाते हैं फिजिकल पे। तो फिजिकल में सिंपली हम बात करेंगे यहाँ पे रेडिएशन के बारे में। तो एक तो आता है रेडिएशन, इसके अलावा आप लोगों ने कभी शार्प टीथ सुना होगा। हाँ बेटा देखो, होता क्या है कि कभी कभी हमारे दांत जो होते हैं ना वो मतलब ऐसे शार्प हो जाते हैं, नुकीले, तो उसकी वजह से वो गम के अंदर या फिर जो चिक होता है ना, चिक के अंदर कंटिन्यूसली उसमें घाव बनाते रहते हैं। और बेटा बहुत प्रोलॉन्ग टाइम तक, मतलब 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर अगर वो घाव नहीं भरा जाए, अगेन उसमें इंजरी होगी, फिर घाव हो जाएगा, फिर वो थोड़ा हील होगा, फिर उसमें वो शार्प टीथ जो है वो घाव क्रिएट कर देगा, फिर वो थोड़े टाइम बाद में हील होगा, फिर क्रिएट हो जाएगा। तो अगर मान लो 5-6 ईयर तक अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चले तो बेटा हीलिंग होते होते सेल फिर अनकंट्रोल डिवाइड करना भी शुरू हो सकती है, कोई कंपलसरी नहीं बोलती हूँ, है ना। तो इसलिए दांत मतलब वो कैंसर हो सकता है, फिर आगे वो फर्दर किसमें हो सकता है, कैंसरस हो जाएगा। तो शार्प टीथ जो होते हैं ना ये भी फिजिकल होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा होगा कभी, ये आप लोगों ने क्या बोलते हो उसको, जो लेह लद्दाख के अंदर वहां पे बहुत ज्यादा विंटर होती है, बहुत ज्यादा सर्दी, तो वहां पे वो अपने कपड़ों के अंदर जो है यहाँ पे एक छोटी सी पोट जो होती है वो बांधते हैं और उसके अंदर वो लगते हैं कोयले, हाँ, ताकि उनकी बॉडी क्या रहे, वार्म रहती है। कांगड़ी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं। तो एक्चुअली उसमें भी बेटा क्या होता है, उससे कैंसर होता है, क्योंकि अल्टीमेटली उसमें जो कोल जो है जब बर्न होता है तो उसको ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा है, तो कोल जब बर्न होता है तो क्या होता है उसमें अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कोल के अंदर जो बहुत सारी अदर जो केमिकल्स होते हैं वो जब ना एयर के अंदर आएंगे तो उसको इनहेल करने पर भी क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है। वो भी कैसा हो जाएगा, एक फिजिकल म्यूटाजेंस हो जाएगा। बट हमें यहाँ पे मेनली डिस्कस करना है रेडिएशन के बारे में। अब रेडिएशन भी हमारे पास 2 तरीके होते हैं, एक होता है इसके अंदर यूवी लाइट, कौन सी लाइट, यूवी लाइट, और एक आप लोगों ने कभी सुना होगा एक्सरे, एक्सरे, फिर हम पढ़ते हैं यहाँ पे अल्फा रे, बीटा रे, और क्या होती है, गामा रे। जो आप लोग जानते हो कि जितने भी न्यूक्लियर जो बॉम्ब होते हैं या रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं ना वो रिलीज कर दे, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट जो होता है ना, तो उसमें क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रेज होती है। और बेसिकली अभी आप लोग जानते हो कि ये वाला क्या होता है, हमारा लाइट का स्पेक्ट्रम होता है। तो लाइट स्पेक्ट्रम के अंदर ये हमारा होता है क्या, विजिबल वेवलेंथ, ये क्या होता है, विजिबल वेवलेंथ। तो विजिबल वेवलेंथ से जस्ट पहले कौन आता है, यूवी, इससे पहले कौन आएगा, एक्सरे, इससे पहले कौन आता है, अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे कौन आता है, अल्फा बीटा गामा। तो इसका मतलब इस तरफ क्या इंक्रीज हो रहा है, इसका लैम्डा यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज क्या हो रहा है, तो इसके साथ साथ यहाँ पे एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, यूवी की एनर्जी क्या होती है, कंपेरेटिवली इनके कम होती है ना। तो अगर इनकी बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है बेटा, तो ये तो हमारे पूरे डीएनए को ही तोड़ देंगे, ठीक है, मतलब डीएनए बहुत ज्यादा ड्रास्टिक एक सिग्निफिकेंट आपको डैमेज दिखाई देगा। तो एक्चुअली एक्सरे करवाने पर, तो ये जो एक्सरे होता है ना, तो ये बेसिकली एक्सरे होता है, अल्फा बीटा गामा रेज होती है, वो बेसिकली हमारे डीएनए को क्या करता है, डीएनए को तोड़ देगा, क्योंकि इसकी एनर्जी लेवल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है।
तरीके से ये डीएनए ब्रेक हो गया क्योंकि इनका एनर्जी के लेवल कैसा है, ज्यादा होता है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन। क्या बोलेंगे इनको, आयोनाइजिंग रेडिएशन। बट यूवी लाइट जो होती है ना, इसका एनर्जी लेवल ज्यादा नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। बट हम लोग जानते हैं कि बेटा ओजोन लेयर को क्रॉस करके अगर यूवी अर्थ की सरफेस पर आ जाए तो वो भी डेंजरस होती है। क्यों? क्योंकि ये जो यूवी है ये हमारे डीएनए के अंदर, वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूं, जैसे ये मान लो कि हमारा डीएनए है और इस डीएनए के अंदर यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, एडेनिन और एडेनिन प्रेजेंट है, और इसके सामने थाइमिन और थाइमिन प्रेजेंट है। तो बेसिकली होना क्या चाहिए, होना तो ये चाहिए कि थाइमिन को एडेनिन के साथ पेयर बनाना चाहिए, बट जब इसके ऊपर यूवी लाइट फॉल होगी तो उस कंडीशन में थाइमिन आपस के अंदर एक डाइमर बना लेंगे और इनके बीच में बन जाता है ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब एक बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड, एंड कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, थाइमिन का, ध्यान रखना, डाइमर बन जाता है। तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा इसका म्यूटाजेंस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्या, केमिकल। तो आप लोग एक काम करो, मुझे थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप पहले फिजिकल लिख लो, फिर बायोलॉजिकल लिख लो, फिर थर्ड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कौन सा, केमिकल। ठीक है, तुम नोट डाउन करो। चलो, तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, केमिकल म्यूटाजेंस। तो उसमें आप एक पॉइंट ऐड कर लेना बेटा कि जब भी एनिमल्स के अंदर, इन एनिमल, अगर हमें म्यूटेशन को इंड्यूस करवाना है, म्यूटेशन को क्या करना है, इंड्यूस करवाना है, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्या, एक्सरे। और अगर प्लांट के अंदर अगर म्यूटेशन को इंड्यूस करवाना है तो हम लोग यूज करते हैं गामा रेज, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा रेज। ये तो डेल्टा होता है। अल्फा बीटा गामा रेज। तो एक्चुअली ध्यान रखना, क्लास 12 के अंदर हम लोग एक आगे जाके चैप्टर पढ़ते हैं फूड एनहेंसमेंट वाला। तो वहां पे एक साइंटिस्ट आते हैं, MS स्वामीनाथन, हाँ, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इंडिया के अंदर जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया था वो उनकी वजह से आया था, और उन्होंने एक्चुअली एक गेहूं की जो वैरायटी होती है ना, उसके ऊपर गामा रे से म्यूटेशन करवाया था, एंड अचानक से म्यूटेशन करवाने पर उसकी प्रोडक्टिविटी जो थी बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो गई थी। हाँ, तो ये हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। और मुलर का तो मैं बता ही चुकी हूँ कि उसने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला के अंदर एक्सरे को यूज करके हमने क्या करवाया था, म्यूटेशन को इंड्यूस करवाया था। तो जहां पे आप लोगों ने यहाँ पे एक्सरे और गामा रेज लिखा है ना, तो वहां पे साथ में आप लिख लेना कि एक्सरे इन एनिमल, गामा हम लोग यूज करते हैं इन प्लांट, ये लिख लिया होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ पे केमिकल म्यूटाजेंस के बारे में। तो केमिकल म्यूटाजेंस, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रस, ये क्या होता है, HNO2, तो ये हो जाएगा नाइट्रस एसिड। HNO2 क्या होता है, नाइट्रस एसिड, और ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि करता क्या है, ये म्यूटाजेंस है। तो म्यूटाजेंस में करेगा क्या, ये करता है डीअमाइनेशन। अब ये टॉपिक उन्हीं बच्चों को समझ आएगा जिनको मैंने याद करवाया था क्या, नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस के जो आपने डायग्राम पढ़े थे ना, और वहां पे मैंने आपको जेंथिन और हाइपोजेंथिन भी पढ़ाया था, तो उन डायग्राम को याद रिवाइज करो, फिर यहाँ पे आना। तो शायद आप लोगों ने डायग्राम देखा था, तो बताओ इसमें अमीनेटेड कौन कौन थे। तो आपने NH2 ग्रुप किस में देखा था, पायरिमिडिन के अंदर साइटोसिन होता है जिसमें NH2 ग्रुप होता है, और एक हमने देखा था कि ग्वानिन के अंदर भी क्या मिलता है आपको, NH2 ग्रुप मिलता है, इसके ग्वानिन के अंदर। और एक हमने पढ़ा था कि एडेनिन के अंदर भी क्या होता है, NH2। भाई यूरेसिल और थाइमिन के अंदर तो NH2 ग्रुप है ही नहीं, तो वो डीअमाइनेशन क्या करेगा बताओ। तो साइटोसिन के अंदर अगर मैं बताओ इसका डीअमाइनेशन कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, बोलो। मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको डायग्राम याद होना चाहिए, नहीं तो एक काम करो, साइड में आप लोग कॉपी लेके बैठो जहां पे हमने न्यूक्लियोटाइड का डायग्राम पढ़ाया था। तो साइटोसिन का अगर डीअमाइनेशन कर दो तो ये पता है क्या बन जाएगा, यूरेसिल।
ग्वानिन का डीअमाइनेशन करने पर ये बन जाएगा ज़ैंथिन। और अगर जब हमने यूरिक एसिड बनाया था याद कीजिए, और अगर मैं इसको एडेनिन को ऑक्सीडाइज कर दूं तो ये बन जाएगा हाइपोजेंथिन। क्या बन जाएगा? हाइपोजेंथिन। एंड यू नो अगर साइटोसिन होता तो ये पेयर बनाता ग्वानिन के साथ, बट अब इसमें कौन है? अब इसके अंदर है यूरेसिल। तो यू नो यूरेसिल किसके साथ पेयर बनाएगा? ये यूरेसिल पेयर बनाता है किसके साथ? एडेनिन के साथ। तो ये क्या हो गया? डीएनए में हो गया म्यूटेशन। होना तो क्या चाहिए था? ये पेयर होना चाहिए था, बट अब पेयर ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ग्वानिन होता तो ये पेयर बनाता साइटोसिन के साथ, बट अब इसके अंदर कौन आ गया? ज़ैंथिन। बट डरने की बात नहीं है, क्योंकि ज़ैंथिन अभी भी पेयर बना रहा है किसके साथ? साइटोसिन के साथ ही बना रहा है। तो यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा? साइलेंट म्यूटेशन। ये क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? साइलेंट म्यूटेशन मिलेगा। ऐसा ही सेम चीज यहाँ पे भी होता कि अगर यहाँ पे एडेनिन होता तो ये पेयर बनाता थाइमिन के साथ, बट अब इसमें कौन हो गया? इसमें हो गया हाइपोजेंथिन। बट हाइपोजेंथिन अभी भी पेयर बना रहा है किसके साथ? थाइमिन के साथ। तो इसका मतलब ये दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पे किसके हो जाएंगे? साइलेंट म्यूटेशन के। देखो हालांकि ये जो टॉपिक है ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट नीट एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं इससे, क्योंकि ये डायग्राम उन्हीं को समझ आएगा बेटा कॉन्सेप्ट जिनको एक्चुअली नाइट्रोजनस बेसिस के डायग्राम पता है। ठीक है, चलिए सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइल, यहाँ पे नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? एल्काइलेटिंग एजेंट के बारे में। तो मतलब एल्काइलेटिंग एजेंट क्या करते हैं? जो एक्चुअली मिथाइल इथाइल ग्रुप ऐड करते हैं, और इसमें सबसे पहले हमारा आ जाएगा कौन सा? मस्टर्ड गैस। और एक होता है डाई इथाइल सल्फेट और एक होता है डाई मिथाइल सल्फेट। तो बेसिकली ये इथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है, ये मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा है, और इसमें होता क्या है? सल्फेट। और कितने इथाइल है? 2। कितने मिथाइल है? 2। तो डाई इथाइल सल्फेट, डाई मिथाइल सल्फेट, और ये होती है मस्टर्ड गैस। और आप लोग जानते हो बेटा कि मस्टर्ड गैस जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बहुत यूज हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर ये काफी यूज हुआ था क्या? मस्टर्ड गैस। और ये डिस्कवर होने वाला फर्स्ट डिस्कवर्ड म्यूटाजन है। फर्स्ट डिस्कवर्ड क्या हो गया? म्यूटाजन। इसको तो इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि नीट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है मस्टर्ड गैस। सो बेसिकली ये करता क्या है? एल्काइलेटिंग करता है, एल्काइलेशन कर देगा। कैसे? ये हमारे पास ग्वानिन है ना, तो इसको बना देगा ये इथाइल ग्वानिन। ग्वानिन के अंदर इथाइल ग्रुप लगा देगा तो ये बन जाएगा इथाइल ग्वानिन। एंड तो इथाइल ग्वानिन क्या होता है? ये एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, एंड अनस्टेबल होने की वजह से ये डीएनए में से स्किप हो जाता है, बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब ये कौन सा म्यूटेशन हो रहा है? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ठीक है, तो ये अनस्टेबल होने की वजह से ये डीएनए में से क्या हो जाएगा? स्किप हो जाएगा, और डीएनए में से इसको निकल जाने पर डिलीट हो जाएगा ये। और इसके डिलीट हो जाने की वजह से कौन सा होगा? यहाँ पे म्यूटेशन होता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्या मिलेगा आपको? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हम लोग एक और नाम देते हैं गिब्रिस म्यूटेशन। कभी कभी फ्रेम शिफ्ट की जगह लिखा था गिब्रिस म्यूटेशन। और इसमें हमने शायद कभी पढ़ा था थैलीसीमिया। क्या पढ़ते हैं? थैलीसीमिया। तो एक्चुअली ये जो मस्टर्ड गैस होती है ना, ये क्या करवाती है? यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन करवाएगी, ये याद रखोगी। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड हम पढ़ते हैं बेस एनालॉग। ये भी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेस एनालॉगस। अब एनालॉगस का क्या मतलब होता है? एनालॉगस तो मतलब वो उनके सिमिलर। बेस एनालॉगस का मतलब होता है कि वो एक सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो शो कर दे। जैसे एग्जांपल, हमने कभी थाइमिन का जब डायग्राम बनाया था तो आपने थाइमिन को लिखा था क्या? 5 मिथाइल यूरेसिल। थाइमिन को हमने क्या लिखा था? 5 मिथाइल यूरेसिल लिखा था। बट अगर सपोज करो कि मैं यहाँ पे 5 मिथाइल की जगह 5 ब्रोमो लिख दूं यूरेसिल, या फिर मैं 5 क्लोरो लिख दूं यूरेसिल, या फिर 5 आयोडो यूरेसिल,
स्पेशली सबसे ज्यादा आपको मिलता है 5 ब्रोमो यूरेसिल। तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों एनालोगस किसके हैं, ये एनालोगस है किसके, एनालोगस टू थाइमीन। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर अगर ये 5 ब्रोमो यूरेसिल प्रेजेंट है और उस टाइम अगर डीएनए का क्या चल रहा है, रेप्लिकेशन चल रहा है, तो यू नो रेप्लिकेशन के टाइम थाइमीन की जगह कौन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, 5 ब्रोमो यूरेसिल बन जाएगा। क्या ऐड हो गया, 5 ब्रोमो यूरेसिल ऐड हो गया। तो होना तो क्या चाहिए था कि थाइमीन आता तो हमें डीएनए के अंदर ये पेयर मिलता, बट अब थाइमीन की जगह कौन आ गया, थाइमीन की जगह आ गया 5 ब्रोमो यूरेसिल। एंड यू नो 5 ब्रोमो यूरेसिल किसके साथ पेयर बनाएगा, वो डिपेंड करता है कि इसका कौन सा फॉर्म है। मतलब आपको इसका इनॉल फॉर्म मिलेगा या फिर आपको इसका कीटो फॉर्म मिलेगा। अगर इसका कीटो फॉर्म है तो ये पता है किसके साथ पेयर बनाएगा, एडेनिन के साथ। इनॉल फॉर्म होगा तो ये अदरवाइज बनाएगा ग्वानिन के साथ पेयर। तो देखो इसको याद रखने का ये तरीका है कि ये मैंने के लिखा है ना, आप के को आप ऐसे कर देना, तो जस्ट लाइक ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडेनिन। तो देखो टी के सामने एडेनिन है, 5 ब्रोमो यूरेसिल के सामने भी एडेनिन, अभी भी एडेनिन ही है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइलेंट म्यूटेशन। बट यहां पे गड़बड़ हो गई ना। मान लो सपोज करो कि इस डीएनए का रेप्लिकेशन चल रहा है और इसके रेप्लिकेशन के सामने अभी इसका कौन सा फॉर्म है, इनॉल फॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, तो इस बार यहाँ पे कौन ऐड हो जाएगा, ग्वानिन ऐड हो जाएगा। आना तो कौन चाहिए था, एडेनिन, बट एडेनिन की जगह कौन आ गया, ग्वानिन। तो क्या हो गया, म्यूटेशन। एक हम लोग एनालोगस और पढ़ते हैं। आप लोगों ने कभी एडेनिन का डायग्राम पढ़ा होगा, तो एडेनिन के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, 6 अमाइनो प्यूरिन। स्ट्रक्चर याद करो। तो यहाँ पे 6 अमाइनो प्यूरिन की जगह मैं लिख रही हूँ 2 अमाइनो प्यूरिन, 2 अमाइनो प्यूरिन। और ये 2 अमाइनो प्यूरिन जो होता है ये एनालोगस होता है किसका, एडेनिन का, एनालोगस टू एडेनिन। तो अब होता क्या, तो अगर मैं बोलूं कि एडेनिन होता तो ये पेयर बनाता थाइमीन के साथ, बट अब एडेनिन की जगह कौन आ गया, एडेनिन की जगह आ गया 2 अमाइनो प्यूरिन। कौन आ गया, 2 अमाइनो प्यूरिन। और 2 अमाइनो प्यूरिन जो है वो ऑब्वियसली देखो ग्वानिन के साथ तो पेयर नहीं बनाएगा, क्योंकि प्यूरिन के साथ पेयर नहीं बनाता। प्यूरिन किसके साथ बनाएगा, पेयर पायरिमिडिन के साथ। अब पायरिमिडिन कौन है, थाइमीन है ना, थाइमीन की जगह यहाँ पे कौन आ जाएगा, साइटोसिन। तो डीएनए के अंदर आपको ये चेंज मिलेगा। तो इस तरीके से अभी हमने 3 म्यूटाजेंस पढ़े हैं, नाइट्रस एसिड, ये एल्काइलेटिंग एजेंट और बेस एनालॉग। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये बेटा आपको तभी याद रहेगा जब आपको नाइट्रोजनस बेस के मैंने डायग्राम जो पढ़ाए थे ना, स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर आपको याद होंगे तो, ठीक है। तो एक काम करो, इनको फटाफट नोट डाउन कर लो। इसके बाद में सिर्फ 2 म्यूटाजेंस में और पढ़ाने वाली हूँ, ओनली 2, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ये मैक्सिमम जो था वो कवर हो गया और आज की क्लास म्यूटाजेंस के साथ कवर हो जाएगी, ठीक है। तो 5 मिनट और। चलो, तो उसके बाद में आप एक हाइड्रोक्सिलेटिंग एजेंट भी होता है, बट वो आपकी देखो सिलेबस से ज्यादा हो जाएगा बहुत, वहां से इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन आता नहीं है। बस एक मैं लास्ट पढ़ा देती हूँ यहाँ पे क्या, और डाइज के बारे में। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे डाई। तो ये क्लास 12 आप लोग अभी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ोगे, तो वहां पे आप लोग एक पढ़ते हो एंटा एसिड के बारे में। क्या पढ़ते हैं हम लोग, वहां पे एक एंटा एसिड पढ़ते हैं, एंटा एसिड, जो मतलब एसिड के प्रोडक्शन को रोकता है ना। तो वहां पे पहले पुराने टाइम में यूज होता था एक्रिडीन। क्या यूज होता था, एक्रिडीन। ये एक एंटा एसिड है, ये क्या है, एक एंटा एसिड है। यू नो अब आज के टाइम में एक्रिडीन जो है वो बैन हो चुका है। क्यों, क्योंकि मैं पढ़ाई क्या रही हूँ आपको, म्यूटाजेंस की लिस्ट पढ़ा रही हूँ। तो ये क्या करता है, म्यूटेशन कॉज करता है। एक और इसमें ये तो क्या हो गया, एक ड्रग हो गई, पर एक मतलब एक और डाई होती है, ड्रग बोल सकते हैं या फिर डाई। इसमें आता है प्रोफ्लेविन। क्या आता है, प्रोफ्लेविन। ये भी आप गूगल करोगे तो ये बेसिकली है क्या, मैं बताऊंगी नहीं। ये एक बायोलॉजिकल एजेंट है, मतलब प्रोफ्लेविन को जो है ना एक ऑर्गेनिज्म खुद प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपको चेक करना, क्योंकि अगले चैप्टर में फिर वापस आएगा
केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में। तो ये होता है प्रोफ्लेविन। और इसके अलावा मैं आपको ETBR तो पढ़ा ही चुकी हूँ। याद है जब हम लोगों ने बायोटेक पढ़ी थी, तो बायोटेक के अंदर जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वहां पे DNA को स्टेन किया था। तो ये वाली क्या हो गई, डाई हो गई। ये दोनों ड्रग है बट ये वाली डाई है। तो इथिडियम ब्रोमाइड है ना, DNA को स्टेन करने के लिए हमने यूज किया था। पर मैंने आपको बोला भी था कि इथिडियम ब्रोमाइड को यूज करते वक्त हाथों में अच्छे से ग्लव्स पहनने होते हैं और बहुत केयरफुली इसको यूज करना होता है, क्योंकि अगर ये स्किन के अंदर चला गया तो ये म्यूटेशन कॉज कर सकता है। क्योंकि लिस्ट ही क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, म्यूटाजेंस की। तो अब तुम पूछोगे कि मैडम ये करते क्या है, तो अगेन ये भी क्या करेगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्रेस म्यूटेशन भी बोलते हैं हम लोग। ये समझ आ गया। तो इस तरीके से हमारे म्यूटाजेंस जो है वो सारे कंप्लीट हो गए। कोई प्रॉब्लम? पक्का? अच्छा, ये शायद आपको याद करने में दिक्कत होगी कि मैम ये मतलब म्यूटेशन कैसे कर गए। तो आपको याद है मैंने आपको ETBR के बारे में समझाया था। तो ETBR क्या करता है, DNA को स्टेन करता है। तो DNA के अंदर ये नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, पेयर होते हैं। तो इस पेयर के बीच में यहाँ पे एडर हो जाता है कौन, यहाँ पे एडर हो जाएगा कौन, ETBR। या फिर ये एडर हो सकता है यहाँ पे एक्रिडीन, यहाँ पे कौन है, एक्रिडीन। या फिर ये हो सकता है प्रोफ्लेविन। तो एक्चुअली हमारा ये जो DNA का जो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इन डाइस का जो साइज होता है वो अराउंड होता है 3.5 से लेकर 4 एंगस्ट्रॉम। तो बेसिकली क्या हुआ कि ये इसके अंदर, हालांकि गैप छोटा है ना, बट फिर भी ये जबरदस्ती इसके अंदर फंसने की कोशिश करेंगे। तो जबरदस्ती जब फंसेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेंगे, फिर मान लो कि ETBR यहाँ चला भी गया तो अब ये क्या करेगा, दोनों पेयर के ऊपर पुश करेगा। तो पुश करने की वजह से बेटा यहाँ से कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और न्यूक्लियोटाइड जब बाहर निकलेगा तो इसका ये क्या हो गया, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने 4 म्यूटाजेंस के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है डीअमाइनेशन कॉज करने वाला नाइट्रस एसिड, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे एल्काइलेटिंग एजेंट, जिसके अंदर पढ़ा था मस्टर्ड गैस, डाईइथाइल सल्फेट, डाईमिथाइल सल्फेट। एंड थर्ड हमने पढ़ा था यहाँ पे बेस एनालॉग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट हमने पढ़ा था क्या, एक्रिडीन के बारे में और ETBR प्रोफ्लेविन के बारे में। ये कंप्लीट। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बिल्कुल शुरू से टॉपिक। तो आपका जेनेटिक्स का मैक्सिमम जो पार्ट है वो कवर हो चुका है बेटा। अब बहुत थोड़ा सा पोर्शन बचा है इसमें, मतलब मान के चलो कि 70% आपका चैप्टर खत्म हो गया है, 30% और बचा है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। आज की क्लास फिर इतनी, बाय बाय।